वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज के हम इस सेट्स के सेकेंड लेक्चर में टाइप्स ऑफ सेट्स के साथ साथ कुछ एग्जांपल्स भी ट्राई करेंगे, जिससे थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चंस करने का भी आपको अनुभव मिल सके, जिसकी सहायता से आप एनसीईआरटी 1.1 या किसी दूसरे बुक का भी फर्स्ट एक्सरसाइज आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट रहेगा, आप प्लेलिस्ट को चेकआउट करिए, वहाँ से पहले लेक्चर को देख के अच्छे से उसको समझ लीजिए, क्योंकि वो बिल्कुल बेसिक्स है। उसको आप मिस कर देंगे तो फिर आगे समझने में दिक्कत हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली टेलीग्राम ओपन करिए, वहाँ पे हमारे इस टेलीग्राम आईडी को सर्च करिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पे आने वाले सभी प्रकार के वीडियोज़ के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। आज की हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे जो पिछला लेक्चर था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट से, क्योंकि मैं ये मानते हुए चल रहा हूँ कि अगर आपने पिछला लेक्चर मिस भी कर दिया होगा तो एटलीस्ट आपको ये पूरा समझ आ जाना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी कहूँगा, इस लेक्चर को ख़त्म करने के बाद से पहला ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखा है तो। दो तीन चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। सबसे पहले फिजिक्स में जो एप्सिलॉन का यूज़ करते हैं ना, ई के जैसे होता है, उसको सेट में हम यूज़ करते हैं और उसको क्या पढ़ते हैं तो बिलोंग्स टू। और अगर वैसे ही ई लिख के उसको काट दिया जाता है तो इसको बोलते हैं डज़ नॉट बिलोंग टू। डज़ या डू का यूज़ करेंगे एलिमेंट के हिसाब से। मतलब कि अगर एक सेट दिया गया है, 1 2 3 उसके एलिमेंट है, तो 3 जो है उस सेट से बिलोंग करता है तो लिखेंगे 3 बिलोंग्स टू सेट ए। लेकिन अगर वो एलिमेंट उससे बिलोंग नहीं करता तो ये ई लिख के उसको काट देते हैं। ठीक। अच्छा, सेट को रिप्रेजेंट करने का दो तरीका होता है, ये हमने कल ही पढ़ा था। पहला होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है तो मझोले ब्रैकेट में उसके एलिमेंट्स को लिखते हैं और उनको अलग करने के लिए कॉमा का यूज़ किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 इसका एलिमेंट है और कॉमा से इनको अलग किया गया है, ये कहलाता है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में आप सारे एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, बल्कि उनके बदले एक ही एलिमेंट x लिखते हैं और उसके बाद सच दैट का यूज़ करते हैं और फिर जो प्रॉपर्टी उस सारे एलिमेंट्स की है उसको लिखते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है x इज़ अ वोवेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, कि इस सेट का जो एलिमेंट x है वो क्या है तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है। इसका मतलब AEIOU की बात की जा रही है। तो अगर इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं रोस्टर फॉर्म, और इस तरीके से लिखा जाता है तो इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स को कर लेते हैं। बिल्कुल सीधे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन मैंने दे दिया है, जिसको कंप्लीट करेंगे और फिर आप टाइप्स ऑफ सेट की तरफ आगे बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक सेट दिया गया है ए और एलिमेंट कौन कौन सा है तो 1 2 3 4 5 एंड 6 है। अब करना क्या है कि यहाँ टी है, ये इंसर्ट है। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द स्पेस, कि जो खाली स्थान है वहाँ बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग्स टू का यूज़ करना है। ठीक। पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 5 है और ये ए है। अब देखना है कि 5 सेट ए का एलिमेंट है कि नहीं है। तो सेट यहाँ देखिए, क्या इसमें 5 है तो है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये 5 है। तो 5 सेट ए से बिलोंग करता है तो यहाँ हमने बिलोंग्स टू का यूज़ कर लिया, चलेगा। ये हो गया बिलोंग्स टू। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 8 कह रहा है। अब चेक करिए कि 8 जो है 8 वो सेट ए का एलिमेंट है या नहीं है। तो सेट ए में कौन सा एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5 6 तक है, 8 तो है ही नहीं। इसका मतलब यहाँ कौन सा सिंबल इंसर्ट करने वाला है तो डज नॉट बिलोंग्स टू का। तो देख रहे हैं, अब मैंने यहाँ इसको काट दिया है। ठीक। अगला है 0। 0 बिलोंग करता है, चेक करिए तो नहीं करता है, क्योंकि वो शुरू ही 1 से हो रहा है। तो यहाँ भी यूज करेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल। चौथा है 4। चेक करिए 4 है कहीं भी इसमें, देखिए तो यहाँ पे 4 है। इसका मतलब 4 ए से बिलोंग करता है, तो हमने बिलोंग्स टू का यूज़ कर लिया यहाँ पे। अगला 2 है तो 2 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है। 1 2 3 4 5 में 2 भी आता है। इस तरीके से 2 भी क्या होगा बिलोंग्स टू ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज में पूछे गए हैं। अगर आपने कल का लेक्चर अच्छे से समझा होगा तो इसको बनाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। चलिए अगले क्वेश्चंस को देखते हैं।
सेकंड कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, बताना है कि इनमें से कौन सा सेट का उदाहरण है। ठीक है, पहला कह रहा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। मैं हिंदी साथ में बोल रहा हूँ कि आपको अगर इंग्लिश समझने में दिक्कत है तो हिंदी भी लिख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। इसका हिंदी होगा भारत के 10 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। फिर से बता रहे हैं, भारत के 10 सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली लेखकों का समूह। बताना है कि ये सेट है कि नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से 10 सबसे प्रतिभाशाली लेखक कौन कौन से हो सकते हैं? अगर आपको 10 लेखक का नाम याद है तो आप बोलेंगे वही है, लेकिन जब दूसरे किसी से पूछेंगे तो वो हो सकता है अलग नाम रखें। जैसे कोई मुझसे पूछे तो मैं बोलूँगा मुंशी प्रेमचंद, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे वाले के लिए मुंशी प्रेमचंद उसके हिसाब से सबसे बेहतर ही राइटर हो, वो अलग भी हो सकता है। ठीक है, तो ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं है। इस तरीके से पहला जो है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, ये सेट का एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया। दूसरा देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, आपके वर्ग के सभी लड़कों का समूह, ये सेट है कि नहीं है? बताइए आप लोग। तो ये बिल्कुल सेट है, क्योंकि ये एक वेल डिफाइन कलेक्शन बन रहा है, एक वेल डिफाइन ग्रुप है। क्योंकि इस ग्रुप में आप वैसे लड़कों को ही रख सकते हैं जो आपके क्लास के हैं। दुनिया में लड़के तो बहुत सारे हैं, लेकिन रखना किनको है? तो जो आपके क्लास के हैं। इस तरीके से ये एक वेल डिफाइंड ग्रुप है, तो ये सेट का एग्जाम्पल है। ठीक, अगला देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100, हिंदी होगा 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का समूह। 100 से कम मतलब कहाँ तक? 99 तक। शुरू कहाँ से होगा? प्रकृत संख्या है तो शुरू होगा 1 से। तो 1 से लेकर 99 तक के सभी प्रकृत संख्याओं का जो समूह है, एक सुपरिभाषित समूह है। ऐसा नहीं कि इसमें 0 भी रख दे, ऐसा नहीं कि इसमें 105 रख दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जब सुपरिभाषित हो गया इस तरीके से, क्या हो गया? सेट का एग्जाम्पल हो गया। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, कि सभी सम पूर्णांक का समूह। तो ये भी क्या है? एक वेल डिफाइन है। कितने एलिमेंट है भले आपको ये नहीं पता है, लेकिन हाँ कौन कौन से रखे जाने वाले हैं ये आपको ज़रूर पता है। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसका मतलब ये भी क्या है? सेट का एग्जाम्पल है। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, कि अगर कोई चैप्टर दिया गया है, जैसे 1.1 का ये क्वेश्चन है, तो उसके हिसाब से ही देखें तो उसमें दिए गए सभी प्रश्नों का समूह, तो ये भी एक समुच्चय या सेट का उदाहरण होगा। क्योंकि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, कितने नंबर पे है, ये सब कुछ अच्छे से डिफाइन किया गया है। अगला है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, कि दुनिया के सबसे ज़्यादा घातक जानवर। ठीक है, या 5-10 ऐसे कुछ करके हो सकता है, एक बार चेक कर लीजिएगा। तो दुनिया का सबसे ज़्यादा घातक जानवर का समूह आपको बनाना है, खतरनाक जानवर का समूह बनाना है, तो क्या बनाएंगे? एक आदमी से पूछिए तो बोलेगा बाघ है, शेर है, चीता है, लोमड़ी है, हो सकता है बोल दे। दूसरे से पूछिएगा तो अगर उसको बैल ने कभी मारा है तो बोलेगा कि बैल भी सबसे खतरनाक है, भले बैल आपके हिसाब से खतरनाक नहीं था। जो सांप को दिखाने वाले लोग होते हैं, सांप को पालते हैं, उनसे पूछिए तो सांप उनके लिए खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर किसी को सांप ने कभी काटा होगा तो बोलेगा सांप दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। तो मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा जानवर खतरनाक है, कौन सा नहीं, ये अलग अलग आदमी के लिए अलग अलग हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि जो आपके लिए खतरनाक है वो सबके लिए खतरनाक है। मतलब ये एक सुपरिभाषित समूह नहीं है। तो ये क्या सेट का उदाहरण होगा? तो ये सेट का उदाहरण नहीं होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में सीधे सीधे दिए गए हैं, इसको आराम से आप लोग आइडेंटिफाई करके बना सकते हैं। ठीक, अगला देखते हैं, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन रोस्टर फॉर्म, इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसका मतलब क्या कि कौन से फॉर्म में दिए गए हैं? तो सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं और आपको लिख देना है रोस्टर फॉर्म में। पहला है, इस सेट का एलिमेंट कौन है? एक्स है, और सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज लेस देन 7। मतलब x जो है -3 के बराबर या उससे बड़ा है और 7 से छोटा है, और वो इंटीजर है। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक है। तो पूर्णांक प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, ज़ीरो भी होता है।
ठीक है ना, ये बिल्कुल बेसिक बात है, छठे क्लास की बात है। अगर इंटीजर नहीं समझते होंगे तो एक बार छठा क्लास में बैठ कर पढ़ लीजिएगा, ठीक। या आप कमेंट करिएगा या मुझसे पूछिएगा तो मैं भी बता ही दूंगा। अब क्या करेंगे, पढ़ना तो है ही ना। तो -3 के बराबर है या उससे बड़ा है, इसका मतलब इसके समूह में -3 को रखना है ना, तो मैंने -3 को रखा। उससे बड़ा क्या हो सकता है, तो -2, फिर -1, फिर 0, 1 2 3 4 5 6, 7 मत बोलना, क्योंकि साफ क्वेश्चन कह रहा है कि 7 से छोटा होना चाहिए, मतलब 6 तक जा सकते हैं। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, और आपने इसको कैसे लिख दिया, रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट x एंड x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। x क्या है, तो एक प्रकृत संख्या है 6 से छोटा। तो प्रकृत संख्या कहाँ शुरू होता है बउआ, बताइए, 0 से नहीं, बदमाशी नहीं, 1 से शुरू होता है। तो प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, लेस देन 6 से मतलब 6 से छोटा होना चाहिए। तो कहाँ तक जाने वाले हैं, 6 तक नहीं, बिल्कुल नहीं, 5 तक ही जा सकते हैं। तो कौन कौन से इसके मेंबर हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो ये था सेट बिल्डर फॉर्म, और आपने इसको कैसे लिख दिया, तो रोस्टर फॉर्म में लिख दिया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जो भी लेटर्स हैं उनका एक समुच्चय बनाना है, एक सेट बनाना है। तो सिंपल है ना, जॉन जॉन से लेटर्स हैं उनको आप रख दीजिए कॉमा दे के मझोले ब्रैकेट में। तो टी है तो आपने टी रख दिया, फिर आर रख दिया, फिर आई रख दिया, फिर जी रख दिया, फिर ओ रख दिया, फिर एन, फिर एम, फिर ई, फिर वाई। अच्छा, इसको पूछोगे कि सर ओ तो 2 बार था, तो आपने इसमें किसमें इसमें ओ 2 बार क्यों नहीं लिखा, क्वेश्चन हो सकता है ना। टी भी इधर 2 बार दिख रहा था, तो इधर काहे नहीं लिखे। तो मैंने कल के लेक्चर में ही समझाया था कि कभी भी एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। अगर 5 बार टी आता है तो भी आप एक बार ही लिखेंगे, 10 बार ओ आएगा फिर भी आप एक बार ही लिखेंगे। इसीलिए सभी डिस्टिंक्ट को मैंने यहाँ पे लिख दिया, और ये आपका क्या हो गया, तो रोस्टर फॉर्म में हो गया, ठीक। आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन द सेट बिल्डर फॉर्म। कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब अब रोस्टर फॉर्म में दिया गया है, मतलब कॉमा वाला दिया गया है और लैंग्वेज वाला लिख देना है, ठीक है। तो देखिए पहला है 1 2 3 4 5। अच्छा, 1 2 3 4 5 क्या ये नेचुरल नंबर है, जी हाँ बिल्कुल है, क्योंकि 1 से शुरू हो रहा है, नेचुरल नंबर है। कहाँ तक है, 5 तक है, मतलब 6 से छोटा है, तो क्या हम लिख दें, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन कितना, 6। 6 से लेस देन है, उससे छोटा है, मतलब 5 तक, ठीक है। तो ये क्या था, ये था रोस्टर फॉर्म, और आपने इसको लिख दिया किस में, सेट बिल्डर फॉर्म में। अच्छा ध्यान रखिएगा, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने में आप अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने जो लिखा आप वही लिखेंगे। जैसे यहाँ लिखा है x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो मैं यहाँ कोई दूसरा आदमी ये भी लिख सकता है x इज़ अ नेचुरल नंबर एंड x इज़ लेस देन इक्वल टू 5, ये भी सही बात है। तो इसका मतलब यह है कि जब आप उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने जा रहे हैं तो आपका लिखने का लैंग्वेज और मेरा अलग अलग हो सकता है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन हाँ, एलिमेंट यही होने चाहिए, ऐसा नहीं कुछ और हम इंडिकेट करने लग जा रहे हैं, समझ गए ना। चलिए अगला देखते हैं, बी एक सेट है किसका, तो 2 4 6 का, और डॉट 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 दिया गया, इसका मतलब कि ये ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा, 2 4 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14, और ऐसे ये बढ़ते चला जाएगा। तो 2 4 6 क्या है, इवन नंबर है, सम संख्या है, इसीलिए मैंने लिख दिया कि x इज़ अ इवन नेचुरल नंबर, ठीक है। और कहाँ तक, तो यहाँ बताया नहीं गया है कहाँ तक, ये बढ़ते जा रहा है बढ़ते जा रहा है, इसलिए मैंने नहीं लिखा है कहाँ तक, ठीक। अगला है सी एक सेट है किसका, तो AEIOU का। तो हम लिख दें कि सी एक सेट है जिसका एलिमेंट क्या है, एक्स, और वो एक्स क्या है, तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या है, वॉवेल्स हैं। इस तरीके से आपने यहाँ 2 क्वेश्चंस देखे। पहले में आपने क्या किया था कि सेट बिल्डर से रोस्टर में लिखा था, इधर रोस्टर से आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, ठीक। चले आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ सेट के बारे में। टाइप्स ऑफ सेट में पहला होगा फाइनाइट सेट, इसका हिंदी होना चाहिए नियत समुच्चय या निश्चित समुच्चय। डेफिनेशन है अ सेट हैविंग फाइनाइट और डिफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ फाइनाइट सेट।
मतलब उस प्रकार का समुच्चय जिसके मेंबर्स या जिसके अवयव की संख्या नियत होती है उसे क्या कहते हैं? तो फाइनाइट सेट कहते हैं। फिर से, वैसा समुच्चय जिसके सदस्यों या जिसके अवयवों की संख्या नियत रहती है उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। जैसे एग्जांपल दिया गया है, एक सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है? तो 1, 2 एंड 3 है। तो इसमें कितने एलिमेंट हो गए? 3 ही हो गए ना। इसका मतलब इसमें सदस्यों की संख्या क्या है? तो नियत है। इसीलिए ये नियत समुच्चय का फाइनाइट सेट का एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरा है, एक सेट बी है जिसके सदस्य कौन कौन से हैं? तो ए, ई, आई, ओ, यू। इसमें 5 ही सदस्य टोटल। इस तरीके से कह सकते हैं कि ये भी एक फाइनाइट सेट का एग्जाम्पल होगा। ठीक है। दूसरा डिस्कस करते हैं इनफाइनाइट सेट, अपरिमित समुच्चय। अ सेट विच इज़ नॉट अ फाइनाइट सेट, मतलब वैसा सेट जो फाइनाइट सेट नहीं है। Thus, a set A is said to be an infinite set if the number of element of A is not finite. इसका अर्थ हुआ कि उस प्रकार का सेट जिसके अवयवों की संख्या नियत नहीं रहती है उसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, सेट B इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9 और डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ जो डॉटेड लाइन दिख रहा है वो क्या इंडिकेट करता है? कि इस तरीके से ये सीरीज और आगे जाने वाला है। 1 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 11 आएगा, फिर 13 आएगा और ये आगे बढ़ते चला जाएगा। मतलब पूछा जाए कि इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है तो आप नहीं बता पाएंगे। तो जब सदस्यों की संख्या नियत नहीं है तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? इनफाइनाइट सेट का। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है 1, 2, 3, 4 और फिर डॉट 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 आगे बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब फिर से इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो अपरिमित है, क्योंकि डॉटेड लाइन से पता चलता है कि ये आगे लगातार बढ़ते चला जाएगा, लेकिन कितना बढ़ेगा ये पता नहीं। इस तरीके से ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय का उदाहरण हो गया। तीसरा है C इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, कि सभी पूर्णांकों का एक समुच्चय। तो सभी पूर्णांक कितने हैं? पूर्णांक तो इनफाइनाइट है ना, अनंत है। इसीलिए इसमें हमको पता नहीं है कि टोटल कितने सदस्य हुए। इस तरीके से ये इनफाइनाइट सेट का एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल दिया गया है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, के सभी वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय। तो वास्तविक संख्या मतलब इनफाइनाइट नंबर्स हो गए, अज्ञात संख्या हो गया। तो जब फाइनाइट नहीं है या डिफिनिट नहीं है तो इसको क्या बोल देंगे? इनफाइनाइट सेट बोलेंगे। इस तरीके से आपको ये 2 सेट बताया गया, एक फाइनाइट सेट, दूसरा इनफाइनाइट सेट। आगे बढ़े, चलिए। अगला है कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट। थोड़ा इसको अच्छे से समझेंगे। डेफिनेशन कह रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट ऑफ ए इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए। कह रहा है कि अगर कोई सेट फाइनाइट सेट है, हिंदी अच्छा समझेंगे, अगर ए कोई नियत समुच्चय है तो उसके कार्डिनल नंबर क्या होते हैं? तो जो उसके अवयवों की संख्या होती है वही उसका कार्डिनल नंबर कहलाता है। एंड इज़ डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। इसे एन और छोटे ब्रैकेट में ए लिख के सूचित किया जाता है। तो जब भी एन ऑफ ए लिखा हुआ दिखे इसका मतलब क्या है? कि गिन लेना है कि ए जो सेट है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। जो संख्या आएगा वही उसका कार्डिनल नंबर मतलब एन ऑफ ए का आंसर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ए इज इक्वल्स टू दिया गया है 1, 3, 5। टोटल कितना हो गया एलिमेंट? इसमें 3 हो गए ना, 1, 3, 5 मिलकर कितना? 3 एलिमेंट हुए ना। तो एन ऑफ ए का मान कितना हो गया? 3 हो गया। बी में देखिए 1, 2, 3, 4, 5 टोटल कितना हो गया? 5 हो गए। तो एन ऑफ बी कितना हो गया? 5 हो गया। सी में देखिए ए, ई, आई, ओ, यू टोटल कितने नंबर्स हैं? 5 है, मतलब एन ऑफ सी कितना हो गया? 5 हो गया। इस तरीके से किसी भी सेट का अगर एन ऑफ ए, एन ऑफ बी जो भी पूछा गया है निकालना है तो उसके अवयवों की संख्या गिन देना है, जितना आएगा उतना उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टाइप होगा इक्विवेलेंट सेट। ठीक है, इक्विवेलेंट सेट। डेफिनेशन देखते हैं। टू फाइनाइट सेट्स A and B are said to be equivalent if they have the same cardinal numbers। कह रहा है कि कोई दो सेट A और B कैसा सेट होना चाहिए? तो फाइनाइट होना चाहिए। कोई दो फाइनाइट सेट A और B इक्विवेलेंट कहे जाते हैं यदि उन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होता है, समान होता है। ठीक है, अगर सेट A है और दूसरा सेट B है तो इसे इक्विवेलेंट सिर्फ तभी कहेंगे जब n ऑफ A n ऑफ B के बराबर
हो जाएगा, देख रहे हैं, एन ऑफ ए एन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिखा है आई डबल एफ, ठीक है, तो मैं जानबूझ के मैंने यहाँ आई डबल एफ लिखा है, ऐसा नहीं सोचना है कि सर ने गलती से इफ़ को आई डबल एफ लिख दिया है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, क्या पढ़ेंगे, ये सब जस्ट मैं अभी बताने वाला हूँ, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल ग्रुप में दिया गया है, ये सेट ए है और ये सेट बी है। पूछ रहा है कि बताइए ये कार्डिनल ये इक्विवेलेंट सेट है या नहीं है। तो पहले ए के लिए कार्डिनल नंबर एन ऑफ ए लिखो, तो काउंट करेंगे एलिमेंट्स कितने आएंगे, 5 आएंगे ना, मतलब एन ऑफ ए कितना हो गया, 5 हो गया। बी के लिए एन ऑफ बी लिखो, तो ये भी कितना आ गया, 5, क्योंकि ए ई आई ओ यू कितने हुए, 5 ही हुए ना। तो जब एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी हो गया, इसका मतलब ए और बी क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं। लेकिन अगर बराबर नहीं होता तो इक्विवेलेंट नहीं होता। दूसरा एग्जाम्पल है, ए एक सेट है जिसमें 1 3 5 7 9 ये एलिमेंट्स हैं, तो एन ऑफ ए कितना हो गया, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो एन ऑफ ए 5 हो गया। बी दिया गया है ए बी सी डी ई, इसमें भी काउंट करो तो 5 ही आएगा, मतलब एन ऑफ बी कितना हो गया, 5 हो गया। तो जब एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू एन ऑफ बी आ गया, तो इस तरीके से क्या हो गया, ए और बी क्या है, तो इक्विवेलेंट सेट का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, अभी हम इक्विवेलेंट सेट पढ़े हैं, इक्वल सेट नहीं पढ़े हैं, इसीलिए इक्विवेलेंट को इक्वल मत मान लीजिएगा, दोनों में अंतर होता है। अभी तुरंत हम इक्वल सेट बताने वाले हैं, तो दोनों के अंतर को भी समझेंगे। थोड़ा सिंबल समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। ये पहला सिंबल है और ये दूसरा है, देख रहे हैं, एक इस तरीके से है और दूसरा वाला कुछ ऐसे किया गया है। तो जो पहला है, एक तरफ जिसमें एरो दिया गया है, इज रीड एज इम्प्लाइज, इसको क्या पढ़ेंगे, तो इम्प्लाइज पढ़ेंगे। जैसे ए और बी के बीच उस सिंबल को इंसर्ट किया गया, तो क्या पढ़ेंगे, ए इम्प्लाइज बी, समझ आ गया ना, ए इम्प्लाइज बी। लेकिन अगर दोनों तरफ एरो वाला सिंबल यूज़ किया जाता है तो उसको क्या पढ़ते हैं, इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइड बाय। इसको एक दूसरे तरीके से भी पढ़ते हैं, इफ़ एंड वनली इफ़, ठीक। और इफ़ एंड वनली इफ़ के बदले ही आई डबल एफ शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने यहाँ पे किया था, देख रहे हैं ना, यहाँ जो मैंने कलर किया, गोल किया है। तो इसको क्या पढ़ेंगे, इफ़ एंड वनली इफ़, ठीक है। जैसे ए और बी के बीच इस सिंबल को लगा दिया गया, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ए इफ़ एंड वनली इफ़ बी, समझ आ गया। तो ये सिंबल थोड़ा सा अच्छे से समझते चलेंगे, सिंबल बार बार आने वाले हैं, सिंबल नहीं समझ पाएंगे तो आप सेट थ्योरी के क्वेश्चंस को इजीली टैकल नहीं कर सकते हैं, ठीक। अगला सेट का टाइप पढ़ते हैं, इक्वल सेट, समान समुच्चय, इक्वल सेट। कहा गया है, टू सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, दो समुच्चय ए और बी बराबर कहे जाते हैं या बराबर समुच्चय कहे जाते हैं, इफ़ ईच एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए का सभी अवयव बी का सभी अवयव हो। ए का जो जो अवयव है ना, वही किसके होने चाहिए, बी के भी होने चाहिए। एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इज़ एन एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात बी का प्रत्येक अवयव ए का अवयव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो इसे क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। फिर से समझा देते हैं, दो सेट ए और बी दिया गया है, इसे इक्वल सेट तभी बोलेंगे जब ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में हो और बी का प्रत्येक एलिमेंट किस में हो, ए में हो। अगर ऐसा है तो ये इक्वल सेट होंगे। आगे कहा गया है, दस टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल, इस प्रकार से दो सेट ए और बी समान होते हैं, इफ़ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट्स, कि उनके अवयव बिल्कुल एक ही होते हैं। मतलब पहले में 1 है तो दूसरे में भी 1 होने चाहिए, दूसरा में 2 है तो पहले में भी 2 होना चाहिए, जो जो एलिमेंट पहले में है वो सभी एलिमेंट दूसरे में होने चाहिए। बट द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स इन टू सेट्स हैव बीन रिटन डाउन, मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों के एलिमेंट एक दूसरे से कॉमन होना चाहिए, कोई सेट ए है जिसमें 1 2 है, तो कोई दूसरा सेट अगर 1 2 उसमें भी एलिमेंट है तो क्या कहलाएगा, ये इक्वल सेट कहलाएगा। लेकिन ऑर्डर ज़रूरी नहीं है कि 1 के बाद ही 2 हो, पहले में 1 के बाद 2 है तो दूसरे में 2 के बाद 1 हो सकता है, ठीक। एग्जाम्पल से और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कहा गया है कि अगर ए और बी इक्वल सेट होंगे तो कैसे लिखेंगे, ए बराबर बी, ठीक। अब देखिएगा, बताना है कि इक्वल सेट है कि नहीं। एक सेट है ए, कौन कौन से एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6। एक दूसरा सेट है जिसमें 2 1 4 3 6 5 है, बताना है कि इक्वल है कि नहीं है। तो आप पहले ढूंढिए कि क्या ए के सभी एलिमेंट बी में है,
तो ए में कौन है 1 तो बी में 1 दिख रहा है, ए में यहाँ 2 है तो बी में भी यहाँ 2 दिख रहा है, ए में यहाँ 3 है तो बी में यहाँ 3 दिख रहा है, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 है, यहाँ 5 है तो यहाँ 5 है, और ये 6 है तो यहाँ 6 है। ठीक है, इसका मतलब जो एलिमेंट ए है वही एलिमेंट सभी बी में है, और जो एलिमेंट बी में है एग्जैक्टली वही सभी क्या है ए में है। भले ऑर्डर इनका अलग अलग है, देख रहे हैं, एक के बाद दो इधर, दो के बाद एक है, तो ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है हमें, सभी एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। तो जब दोनों में सेम एलिमेंट्स हैं इसका मतलब क्या हो गया कि ए और बी इक्वल सेट का उदाहरण हो गए। ठीक, दूसरा देखिएगा, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट है 1 2 3, एक दूसरा सेट है जिसका एलिमेंट है 2 1 3। तो बताना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है, तो बिल्कुल है। कैसे, देखो इधर ए है 1 है तो इधर भी 1 है, इधर 2 है तो इधर भी 2 है, इधर 3 है तो इधर भी 3 है। इस तरीके से जो एलिमेंट ए के है वही एलिमेंट बी में है, या जो एलिमेंट बी में है वही सभी एलिमेंट क्या है ए में है, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल सेट का उदाहरण हो जाएगा। लेकिन बी में यहाँ पे थोड़ा अच्छे से देखिएगा 3 तक है ना, अगर यहाँ 4 लिख दिया जाता तो क्या ये इक्वल सेट होता, तो आंसर है नहीं होता। क्यों, क्योंकि बी का 4 ए में कहीं है ही नहीं, जबकि मैंने क्या बताया था कि जो ए में होना चाहिए वही बी में होना चाहिए, या जो बी में हो वो सभी ए में होना चाहिए। तो ये 4 होता तो इक्वल सेट नहीं होता, लेकिन अभी 4 नहीं है तो ये इक्वल सेट हो जाएगा। एक आपके लिए मैं छोड़ दे रहा हूँ, बताना है कि ये इक्वल सेट है कि नहीं है। 1 2 3 और इसमें है ए बी सी, इक्वल सेट है? जी नहीं, ये इक्वल सेट नहीं है, क्योंकि सम जो अवयव है उनकी संख्या बराबर है, ये तो बात ठीक है, इधर भी 3 है इधर भी 3 है, लेकिन सेम एलिमेंट्स नहीं है। इधर 1 है तो इधर 1 कहीं है नहीं है, इधर ए है तो इधर कहीं ए है नहीं है, तो कोई भी एलिमेंट सेम है ही नहीं, जबकि सभी एलिमेंट्स सेम होने चाहिए थे तभी इक्वल होता। इस तरीके से ये जो है वो इक्वल सेट का उदाहरण नहीं है। समझ गए बात को? चलिए अगले हम लेक्चर में इसके कुछ एग्जांपल्स, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और फिर इसी थ्योरी के हिस्से को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।